अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किसी भी कंपनी की क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट में कैसे और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं इंपॉर्टेंट जिनको हमने रीड करना होता है। इसके अलावा कौन से दूसरे सोर्सेज और मटेरियल्स हमें हेल्प कर सकते हैं। वो किसी भी रिपोर्ट के साथ हम अगर उसको पढ़ें तो उसको ज़्यादा बेहतर एनालाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा उसकी बेस पे कैसे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि हम क्या ये होल्ड करने चाहिए स्टॉक्स क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ने के बाद या एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, या फिर नए जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं या पहले भी हैं तो उनको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो किस तरह उस तरह के डिसीजंस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन किया था मोहम्मद तला ने, तो उसके रिस्पॉन्स पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चले आए कंप्यूटर स्क्रीन पे डायरेक्टली चलते हैं और वो सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल के लिए मैंने दो रिपोर्ट्स ली हैं। एक 2025 की क्वार्टर वन की ईपीसीएल, एक एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड जो है वो एक कंपनी है, उसकी ली है 2025 का फर्स्ट क्वार्टर और फिर 2026 का फर्स्ट क्वार्टर। जो 2025 का फर्स्ट क्वार्टर है वो ज़रा कंपनी थोड़ी सी नुकसान में जा रही थी। इसी तरह जो 2026 का है उसमें ज़रा थोड़ा सा उनको फ़ायदा हुआ है। तो इसमें दोनों तरह के हालात में जो कुछ रिपोर्ट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो थोड़ा सा पता चलेगा। हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों को। और इसी तरह 2025 की जो फाइनल रिपोर्ट थी, ईयरली जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वो भी इसमें इंक्लूड किया, उसको भी हम देखेंगे। और कुछ और साइट्स और पेजेस हैं वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट जब पढ़ते हैं तो और क्या क्या चीज़ें साथ आपको देखनी होती हैं। तो सबसे पहले ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं इसको हम इक्वली साथ साथ लेके चलेंगे। तो ये पहले कंपनी इंफॉर्मेशन है, ये मतलब इसकी इतनी अहमियत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसमें बैंकिंग ये वो सब चीज़ें, रजिस्ट्रार ये वो जो है ये इंफॉर्मेशन के लिए है, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसके बाद जो मेन चीज़ आती है जो इस रिपोर्ट में पढ़ने की चीज़ है वो ये है जो डायरेक्टर्स रिव्यू है। अब ये डायरेक्टर्स मैसेज के नाम से भी हो सकता है या फिर चेयरमैन्स मैसेज के नाम से हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या सीईओज मैसेज के नाम से हो सकता है, या इसी तरह उसकी रिपोर्ट के नाम से हो सकता है। तो इसमें असल में ये बताया जाता है कि कंपनी के अब इस टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं, इसमें स्पेशली अगर नुकसान में गई है कंपनी तो उसकी रीजंस वगैरह को देखा जाता है। फिर आगे आउटलुक उसकी बताई जाती है कि आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट एक तो स्टेटमेंट्स होती है ना, स्टेटमेंट्स तो चले वो पिछले 3 माह की जो भी सेल्स हैं ये वो उनके फिगर्स और एसेट्स के फिगर्स बता देंगी, लेकिन ये इससे बड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको देख के आपको पता लग सकता है कि इस शेयर को अगर मैं नेक्स्ट और बाय करना चाहूँ तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मसलन अगर कंपनी अगर डीप नुकसान में गई भी है तो वो बता देते हैं इसमें कि ये कुछ और सा और इस तरह चलेगी या हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं इसको बाहर निकालने के लिए। तो जो 2025 की थी और 2026 फर्स्ट क्वार्टर हैं ये दोनों, तो ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये मैसेज यहाँ से शुरू हो रहा था। द ग्लोबल पीवीसी मार्केट एंटर 2025 इन अ म्यूटेड नोट, द वीक मार्केट फंडामेंटल्स स्पेशली डिमांड कंटिन्यूइंग टू weigh on the PVC prices, seasonal slowdowns across Asia driven by the Lunar New Year holidays further dampened the demand। अब इसमें वो बता रहे हैं कि पीवीसी की एक तो वैसे ही डिमांड कम थी, फिर उसके बाद लोनर हॉलीडेज में जो है वो और ज़्यादा डिमांड कम हो गई। इसी तरह नीचे वो बता रहे हैं उनको इन कैपेसिटी एक्सपेंशन इन चाइना फर्दर वेट ऑन द मार्केट सेंटीमेंट, यानी कि चाइना में उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही थी। तो वो फर्दर जो है उसकी ज़ाहिर है अब डिमांड कम है, कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, तो वो फिर जो है वो प्राइस और ज़्यादा नीचे चली जाती है उसकी वजह से। तो बाइंग एक्टिविटी रिमेन कॉशियस विद वीक डाउनस्ट्रीम डिमांड एंड अनसर्टेन around the policies limiting producer continue to operate with thin margins against the declining PVC prices। यार जाहिर है जब सप्लाई एक्स्ट्रा है और डिमांड कम है तो वो पीवीसी की प्राइसेस कम होने लग जाएंगी। तो ये मसलन एक एक एग्जांपल है कि किस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि इस टाइम पे जो है वो पीवीसी की डिमांड वगैरह डाउन रही है। इसी के मुकाबले में अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट देखें
जब थोड़ी सी चीजें इस कंपनी के लिए बेहतर रही थी, तो द ग्लोबल पीवीसी market strengthened during the Q1 2026 with prices increasing by over $400 during the quarter, providing relief on the revenue side. Prices rose early in the quarter following the China's announcement to resign to the export tax rebate effective April. अच्छा, अब इसमें 2026 के स्टार्ट में, क्योंकि वो वार से चीज़ें काफ़ी इफेक्ट हो रही थी, तो $400 जो है वो पीवीसी की प्राइसेस ऊपर गई थी, तो जिसकी जो जाहिर है वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये हमें इसी डायरेक्टर्स मैसेज से पता चल रहा है। अब पीवीसी के बाद सोडा कॉस्टिक की भी बात की हुई है, फिर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी की हुई है, सारे अपने उन्होंने जो 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 उनकी प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात की हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी जो जो ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रंट द कंपनी मेकिंग एडवांसमेंट्स आफ्टर सक्सेसफुल कमिशनिंग ऑफ प्लांट, यहाँ पे भी सारा कुछ बताया हुआ है। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मतलब इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मसलन अगर कंपनी नुकसान में रही है तो किस वजह से रही है, और अगर फायदे में गई है तो जाहिर है फिर वो किस वजह से गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये जो आउटलुक वाला पोर्शन होता है, यानी कि ये डायरेक्टर्स मैसेज कोई इसी तरह चीज़ नहीं है, ये इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन होती है और ये बड़ा इक्वली इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट्स जो नीचे हम पढ़ेंगे बाद में जाके उससे। द पीवीसी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू सी स्टेबल टू बेरिश trend moving forward as market sentiments remain cautious ahead of anticipated capacity expansions among several Chinese producers and uncertainties over potential impact of US tariffs. तो ये इसमें 2025 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें बता रहे थे कि पीवीसी की डिमांड जो है इसी तरह कम रहने और उसके जो जो कैपेसिटी है वो चाइनीज प्रोड्यूसर फर्दर बढ़ा रहे हैं, तो वो मतलब आप ये उम्मीद ना करें कि कोई जल्दी चीज़ बेहतर हो जाएगी, ये बल्कि उस वजह से ये मसले फिलहाल तो रहेंगे और यूएस टैरिफ्स वगैरह भी उस पर रहेंगे, फिर वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपना भी बता रहे हैं कि आप सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो इसके मुकाबले में अगर यहाँ पे देखें तो looking ahead, commodity prices are expected to see a correction post an end to ongoing conflict. However, recovery will be slow and market tackles as increase in production losses resulting in lower operating rates and supply disruptions. अब यहाँ पे इस केस में प्राइस बढ़ी भी थी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये इसको एक्सपेक्ट ना करें इसी तरह बढ़ी रहेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता जब कॉन्फ्लिक्ट ओवर होगा तो ये मार्केट करेक्ट भी होगी, यानी कि नीचे भी आएगी, तो जाहिर है इसके मार्जिन कम होंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि वो वार चल रही थी। तो ऑन डोमेस्टिक फ्रंट द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ब्रॉडली स्टेबल, तो डोमेस्टिक जो है वो डिमांड जो है वो स्टेबल रहेगी, जिसकी वजह से जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब इस वीडियो के लिहाज से तो ये ऐसे ही हमने रैंडमली एक ईपीसीएल को उठा लिया, तो ये इतनी रेलिवेंट नहीं है चीज़ें इस पूरा उसको देखना, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ना सिर्फ करंट सिचुएशन का बताया हुआ होता है, बल्कि फिर ये भी वो बता रहे होते हैं कि आगे जो क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये मुझे याद है, ये जब पूरी रिपोर्ट जब आई थी 2025 Q1 में, तो उसको देख के फिर उसके बाद बड़े अरसे तक मैंने इसके कोई क्वांटिटी वगैरह नहीं बढ़ाई थी और इसको एक साइड पे रहने दिया था, और यही एक्सपेक्टेड था कि ये कम प्राइस पे ही रहेगा। लेकिन अब ये यहाँ पे आके इधर ही एक्सपेक्टेड है कि ये वापस जो है वो अपने प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से इसकी फिर प्राइस वगैरह भी ऊपर जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है किसी भी रिपोर्ट में, जो उसका डायरेक्टर्स का या सीईओ का जो भी मैसेज होता है। अच्छा, इसको अगर आप उर्दू में देखना चाहें तो ये कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है इस रिपोर्ट में, शायद बिल्कुल एंड में इन्होंने दिया हुआ है ये देखने के बाद फिर इसके बाद आ जाती है रिपोर्ट उसकी जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल्स में दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है और एक अनकंसोलिडेटेड होती है। कंसोलिडेटेड में जो होता है कि एक मसलन कंपनी है, उसने अपने ऑपरेशंस को अलग किया हुआ है, पीवीसी की एक और सब्सिडरी कंपनी बनाई हुई है, और फिर इसी तरह जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं ये इसकी इन्होंने मसलन इसके केस में ईपीसीएल के केस में इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अलग बनाई हुई है।
तो उन सब के फाइनेंशियल्स को इकट्ठा एक की स्टेटमेंट में ला के जब देखते हैं ना, तो उसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में डाला जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ईपीसीएल एंग्लो पॉलीमर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अपनी स्टेटमेंट देखनी है और उसमें कोई उसकी जो सब कंपनीज है उसके फाइनेंशियल्स ना देखने हो, तो फिर अनकंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखनी होती है। तो इस केस में क्योंकि वो पूरा बिजनेस इनका सेल्स का, पीवीसी का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और वो सारा इकट्ठा ही है ना, और उस सब का ही असल में जो प्रॉफिट होता है वो एंड में हमने देखना है। तो उस केस में हम ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स को ही ज्यादा अहमियत देंगे। लेकिन एंड में नीचे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स का जब सेक्शन एंड होता है, तो किसी ने अगर सिर्फ एंग्रो पॉलीमर का अपना देखना है तो उसकी फिर अनकंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स होती है। तो इसमें सबसे पहले रिपोर्ट जो होती है, स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट कह रहा हूँ, स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो, अब ये क्योंकि अभी रिलीज हुई है तो वो अनऑडिटेड है। तो सबसे पहली जो ये फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे ही ज्यादा देखा जा रहा होता है कि उसकी कौन कौन सी एसेट्स हैं। मसलन नॉन करंट एसेट्स में जो परमानेंट एसेट्स होते हैं उसमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, राइट ऑफ यूज एसेट्स, इंटेजिबल एसेट्स, ये वो सब कुछ करके तो उस एसेट्स की पूरी जो है वो डिटेल। और जो पिछला साल था 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उससे वो कंपैरिजन भी दिखाया हुआ है। तो ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मसलन पिछले साल की निस्बत अभी एसेट्स बढ़े ही हैं, और इसी तरह 2026 का देखें तो ये पिछला जो 2025 वाला था उसकी निस्बत अभी मतलब बराबर ही है। तो ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए, तो वो इसलिए है कि ये जो है वो ऑडिटेड फाइनल ये वाले रिजल्ट्स होते हैं, ये जो है वो अनऑडिटेड था। तो थोड़े बहुत ऑडिट के बाद फिक्स भी होते हैं उसके, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं फिगर्स। तो फिगर ये जो है ना 107 यहाँ पे होना चाहिए था अगर ये प्रॉपर ऑडिटेड होता, तो जो कि यहाँ पे करेक्ट कर लिया है उन्होंने। और उसके बाद फिर ये अनऑडिटेड जो 2026 है। तो इसी तरह फिर उन्होंने जो टोटल लाइबिलिटीज है उसको फिर वो किया है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, और उनको टैली किया है। इसी तरह पिछली रिपोर्ट में भी यही चीज है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 100 से 105 में चला गया। इसी तरह इसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस की कार्य होती है। ये देखें, लॉस तो कर रहा है ये, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन में इनके एसेट्स बढ़े ही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें अगर लाइबिलिटीज देखें तो वो भी थोड़ी बढ़ी है। तो वो वहां से भी पता लग सकता है कि क्यों, क्या वजह थी। इसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट हमने देखनी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। उसमें सारी सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। सेल्स में जो आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है उससे टोटल जो रेवेन्यू होता है वो होता है। और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो उनको बनाने की जितनी कॉस्ट आई थी वो होती है। फिर उसके बाद ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है इनको माइनस करके। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और बाकी सारी जो जितनी भी कॉस्ट होती हैं, फिर इवन वो टैक्स वगैरह करके तो एंड में नेट प्रॉफिट आता है। और नेट को फिर पर शेयर पे डिवाइड करके यहाँ पे ये टोटल नेट प्रॉफिट आ गया इनका ईयर का। और इसको फिर शेयर पे डिवाइड कर देते हैं और वो इनका प्रॉपर पर शेयर जो है वो लॉस या प्रॉफिट आ जाता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट में हमेशा इन फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है इसमें ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स होते हैं उसका मतलब होता है कि नेगेटिव नंबर है। जैसे सेल्स जो है वो 17 बिलियन की है। अब ये मिलियन नहीं है, ये थाउजेंड ऊपर बताया हुआ भी होता है, अमाउंट्स इन थाउजेंड्स। तो ये 17 बिलियन की तकरीबन सेल्स है, और इसमें से 16 बिलियन जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल थी। उसको माइनस करके 1.4 बिलियन ग्रॉस प्रॉफिट था। तो जब नेट तक पहुंचे टैक्सेस वगैरह दे के, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सब सारी कॉस्ट वगैरह करके, तो फिर उसके बाद ये नीचे जो है वो प्योर लॉस रह गया इसका। इसी तरह अगर इधर लेटेस्ट रिपोर्ट पे जाए तो पिछले साल ये 0.91 का लॉस उन्होंने पोस्ट किया था, लेकिन इस दफ़ा फिर प्रॉफिट पोस्ट किया। और यहाँ पे डिफरेंसेस भी पता लग सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, पिछले साल जो इनकी टोटल रेवेन्यू था, जो सेल्स थी, वो 17 बिलियन की हुई थी। इस दफ़ा 22 बिलियन की हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल दोनों दफ़ा
इस दफ़ा बढ़ी है, लेकिन इस दफ़ा सेल्स ज़्यादा थी, इसलिए जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। फिर वो बाकी जितने भी वो थे कास्ट वगैरह उसमें से निकाल के तो फिर एंड में नेट प्रॉफिट कुछ ना कुछ इनका बच गया। इसी तरह फिर ये चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी जो ओनरशिप है उनके पास, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स उसमें क्या कितनी चेंजेस आए, उन्होंने कोई नए राइट्स इशू किए, कोई एज अ डिविडेंड या एज अ बोनस तो नहीं शेयर्स कोई दे दिए, ये सब कुछ करके तो वो सारा कुछ जो है इस इक्विटी की स्टेटमेंट में होता है। तो मेन यही स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर इसके बाद कैश फ्लो, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट होती है कि साल के अंदर कितने कैश फ्लोज में क्या क्या हुआ। तो उसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म लोन्स और ये सारा कुछ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब कुछ इसमें जो है ना वो सारा कुछ बताया जाता है कि ये कितना है। और इसको लास्ट ईयर के जो भी नंबर्स हैं उनके साथ आप टैली कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये देखिए लास्ट में जो है इनके पास अभी पॉजिटिव में 5 बिलियन कैश पड़ा हुआ है, जबकि लास्ट टाइम ये इनका जो था नेट आ रहा था, ये मतलब माइनस लाइबिलिटीज इनकी ज्यादा थी। अब यहाँ पे डिविडेंड पेड वगैरह की डिटेल्स आ रही हैं। फिर इसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट पेड, रेंटल्स पेड, सब कुछ जो है ना इसको लास्ट ईयर से आप कंपेयर भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो होता है। नेट कैश यूटिलाइज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस दफ़ा ज़्यादा है, लास्ट टाइम कम था। कैश की जो भी मूवमेंट हुई है ना पूरे साल में वो ये होती है। अच्छा, अब ये नीचे जो भी ऊपर स्टेटमेंट्स थी इनको फिर वो डिटेल में नोट्स के साथ सारा कुछ वो बताया जा रहा है। फिर इसके बाद नीचे अनकंसोलिडेटेड जो है वो शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, जब ये नोट्स वगैरह कंप्लीट होंगे ना। फिर यहाँ पे नीचे जाते रहते हैं हम, और ये फिर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स या अनकंसोलिडेटेड भी इसको कहते हैं। तो ये सिर्फ ईपीसीएल की अपनी जो है, इसमें फिर वो इसकी सब्सिडीज शामिल नहीं है। तो असल में वैसे अगर किसी ने स्टैंडर्ड लोन वैसे कंपनी को देखना हो, मेजर ऑपरेशन सारे कंपनी के अंदर हो, सब्सिडीज कोई छोटी मोटी हो तो फिर देख सकता है। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने पीवीसी सारा कुछ देखना है उसका, तो मेन कंपनी के फाइनेंशियल ही देखने हैं, तो वो ऊपर वाला ही है। तो नीचे वाला खैर आप एक नज़र उस पर भी मार सकते हैं। ये तो सेकंड चीज होगी। सबसे पहले मैसेज था, फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट्स थी। अब इसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स है ना, हमने जैसे ये देखा था, ये कंपेयर कर रहे थे पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से। तो मतलब अगर ज़्यादा क्वार्टर्स से आप कंपेयर करें ना, जितनी पुरानी स्टेटमेंट्स हैं उनको ओपन करके, तो वो इतना ही अच्छा होगा। लेकिन अब वो ओपन करना, स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना, वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए फिर आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे SCS ट्रेड एक वेबसाइट है, या कोई और भी, मसलन जिस ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है उसने भी आपको एक टूल दिया हुआ होगा, वो भी अभी आगे जाके हम देखते हैं। तो SCS ट्रेड अक्सर ज़्यादातर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि क्योंकि ये पब्लिक है। अगर किसी का स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है उसको भी ये अवेलेबल होती है। उस पे जाके आप मसलन वैसे गूगल पे जाके आप EPCL का देख रहे हैं अगर, तो EPCL SCS ट्रेड सर्च करेंगे तो वो इस पेज पे आपको वो पहुंचा देगा। तो अगर ये कंपनीज डिटेल में ओवरव्यू का नहीं सिलेक्टेड तो वो उसको सिलेक्ट कर ले। तो फिर आपको क्या होगा कि ये आपकी, जैसे आप देख रहे थे ना, एक सिंगल जो लेटेस्ट EPS थी एक क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर, तो उसको के बजाय आपको सारे पिछले क्वार्टर्स की अर्निंग पर शेयर नजर आ जाएगी, पिछले ईयर्स की नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे कैसे हमें पता चल रहा है कि 2018 के बाद ये हमेशा ये कंपनी जो है फायदे में रही थी, लेकिन नुकसान में तब चली गई थी जब वो लास्ट टाइम चाइना में जो है उन्होंने ओवर कैपेसिटी अपनी इंक्रीज कर दी और कुछ इस तरह की चीजें हुई। कंस्ट्रक्शन जो है वो ओवरऑल ही पूरी दुनिया में कम हुई भी थी, जिसकी वजह से ये PVCs और केमिकल्स जो है वो यूज नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान में भी ये जो सोडा कॉस्टिक वगैरह है वो भी कम यूज हो रहा था, जो कि ये टेक्सटाइल फैक्ट्रीज वगैरह करती हैं, उन पे भी डिफरेंट किस्म के मसले आए हुए थे। लेकिन ये जैसे चाइनीज की जो ओवर कैपेसिटी है और टैरिफ्स की वजह से वो जो जिन को एक्सपोर्ट करते थे वो नहीं हो रहा था, तो वो इधर लोकल जो इर्द गिर्द के कंट्रीज है उधर कर रहे थे। जाहिर है जब वो उधर से एक्सपोर्ट करके कम प्राइस पे आएगा तो इधर लोकल बनी हुई PVC वगैरह को कौन परचेज करेगा। तो ये जो है वो PVC रेजन बनाते हैं, जो कि फिर फर्दर कंपनीज यूज करके PVC पाइप्स वगैरह बनाती हैं। तो जब पाइप्स की
कम होंगी तो इनका बनाया हुआ रॉ मटेरियल वगैरह भी नहीं यूज होगा। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जो कि बाद में बेहतर हो सकती है, जो कि असल में हमें ये इन स्टेटमेंट्स वगैरह की वजह से जो कि पहले आपने पढ़ी है इनसे पता चला है। लेकिन बिग पिक्चर को देखने के लिए हम इसके पुरानी चीजें भी देख सकते हैं कि ये एक बड़ी स्टेबल कंपनी है काफी अरसे से। तो अगर एक दो दफा चली जाती है थोड़े से नुकसान में तो वो एक टेम्पररी चीज है। तो इसी तरह मतलब इसके ट्रेंड्स देखना बड़ा जरूरी है। इसी तरह इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी कैसे टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है, फिर जब ये नुकसान में गई तो थोड़ी सी कम हुई है। इस तरह ये इसमें ईयर्स थोड़े से इन्होंने मैसअप कर दिए, 25, 23, 26, 24, 22। नॉर्मली इनका डाटा करेक्ट ही होता है वैसे, तो ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो ग्राफ्स के साथ अब ये जैसे डिविडेंड हर साल ये अच्छा दे रहे थे, लेकिन जाहिर है एंड के 2 सालों में अगर कोई सेल्स ही नहीं होंगी या नुकसान में जाएगी कंपनी, प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो फिर डिविडेंड भी नहीं आता है। ये सेल्स अब प्रॉपर यहाँ से नजर आ रहा है। प्राइस टू सेल भी कम हुई है, सेल जो है वो ओवरऑल पैसों में तो ठीक थी, लेकिन उनका मार्जिन जो है वो कम हुआ है यहाँ पे। फिर कैश फ्लो जो है उसका वो थोड़ा सा पता चल रहा है। अब ये कैश फ्लो यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही नजर आ रहा है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए कंपनीज अक्सर डिफरेंट किस्म के लोन्स लेती हैं। तो लोन्स को देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इनका लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी, इक्विटी होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। तो ये देखें 203 100% जो है वो बढ़ गया है। और इसी तरह जो उनकी टोटल इक्विटी है उसके मुकाबले में जो डेट है, टोटल डेट जो है वो 300% है, 350% है। और जो टोटल एसेट्स है उसके मुकाबले में लोन 44% है। इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। इस तरह से ये जो साइट है ना, इस पे और भी चीजें देख सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट जो अभी, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि चीजें बेहतर हुई हैं और वो प्रॉफिट में भी वापस आया, जो कि यहाँ से भी नजर आ रहा है, एंड में प्रॉफिट से में वापस आया। तो उसको देखने के लिए कि जो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस है, जो कि अंदर के लोग हैं, जैसे ये नदीम निसार कोई सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है। अगर ये सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है तो इनको जाहिर है उन्होंने फंडामेंटली देखा हुआ होगा, अंदर की चीजें भी पता होंगी, सेल्स का भी पता चल रहा होगा कि ज्यादा अगर सेल्स हो रही है अभी और ये आगे इसका आगे भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए इन्होंने ये देखें ये बाय किया हुआ है काफी ज्यादा क्वांटिटी, यहाँ पे भी बाय की है, बाय की है, अप्रैल मई में भी बाय की हुई। तो ये भी काफी कुछ बता सकता है। अब इसमें कम ट्रांजेक्शन है, ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने के लिए अभी मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। अब मकसद ये है कि फर्स्ट चीज जो होगी वो डायरेक्टर्स मैसेज हो गया, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो होगी, फिर उसके बाद एक डाटा एग्रीगेशन वाली, जैसे ये इन्होंने एग्रीगेट करके डाटा पुराना सारा दिखाया हुआ है, वो एक पेज या साइट जो है वो भी हेल्पफुल हो सकती है उन रिपोर्ट्स के साथ। और अब ये तो था वो पब्लिक सोर्स, अक्सर आपने जिस उसके साथ अकाउंट खोला होता है, जैसे मेरा अकाउंट जो है वो बीएमए के साथ है, तो उन्होंने भी एक दी हुई है। अगर बीएमए की उस पर जाके देखूं तो जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा लिस्ट में ज्यादा नजर आ रही हैं। इसी तरह इनका अगर मैं पे आउट्स या डिविडेंड्स की डिटेल्स देखना चाहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो कैश पे आउट्स की डिटेल्स दी हुई है पीसीएल की। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये काफ़ी ऐसा पीछे तक जाती है। इसी तरह फिर रिसर्च में उन्होंने डिफरेंट ये आर्टिकल्स या पीडीएफ्स वगैरह है, ये दी हुई हैं। ये ज़रूर न्यूज़ के आर्टिकल्स होंगे, ये जो भी होगा आप जाके देख सकते हैं। फिर अनाउंसमेंट्स का उनका सेक्शन है, और ये चीज़ें सारी आपको ये BSX वाले पेज पे भी मिल सकती हैं। लेकिन ये कुछ अरसे से ना ये साइट भी कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। जैसे पे आउट्स के सेक्शन में देखें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पे जो आपने जिस ब्रोकर के साथ लिया हुआ होगा वो, या फिर अगर पब्लिकली देखना चाहते हैं तो ये SCS ट्रेड, वहाँ से जो है ना आपको ये एग्रीगेटेड डाटा सारा मिल सकता है। फाइनेंशियल्स में मसलन अगर जाए तो ये तकरीबन पिछले 8-10 साल के सारे जो है वो सेल्स के फिगर्स, ये यहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं कैसे 37 बिलियन थी, फिर 35 बिलियन हुई, फिर अगले साल 70 बिलियन पे चली गई, फिर 82 बिलियन, 81 बिलियन, 75, इस तरह किस तरह उसकी जो पूरी जो प्रोग्रेशन है ना
फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स हर ईयर की, हर चीज़ आप इसको ना इस तरह पीछे से आगे तक कर सकते हैं। ये जैसे प्रॉफिट जो है नेट ईपीएस जो है वो पीछे से देख सकते हैं। 2029 में 19 में 4 रुपीज थी, फिर 6 थी, फिर 16 हुई, 12 हुई, फिर ऐसा ऐसा कम होते होते नेगेटिव में चली गई। तो इसको मतलब रिपोर्ट्स में अब ये सारा डाटा ढूंढने के लिए आपको 8-10 रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती। तो रिपोर्ट्स भी ठीक है, रिपोर्ट से काफी कुछ मिलता है, लेकिन इस तरह से जो है ना फिर आते हैं। ये तो होगी तीसरी चीज कि आप किसी भी इस तरह की साइट से जाके जो है वो डाटा देख सकते हैं। इसी तरह ये प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैसे जो है वो 2019 में हर 100 रुपीज पे 21.42 रुपीज था, यानी कि 21% था, 30% था, 34% था, ये बढ़ गया। फिर यहाँ पे आगे नेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता गया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो और कम होता गया। इसी तरह यहाँ पे कहीं नेट प्रॉफिट भी होगा, नेट प्रॉफिट जो एंड में माइनस में चला गया। सब कुछ ना एक इकट्ठा देखने के लिए रिपोर्ट से ज्यादा इस तरह की वेबसाइट पे या इस तरह के पेज पे जो है आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद एंड में जो फाइनल रिपोर्ट होती है, अब ये तो हो गया कि वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपने देखनी है, उसमें क्या क्या देखना है। फिर उसके बाद क्वार्टरली रिपोर्ट्स में इतना कुछ नहीं होता, स्टेटमेंट्स और वो बस मैसेज ही होता है। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें काफी कुछ आपको मिल जाता है। ये असल में वो जो एक कंसेप्ट है ना, अंडरस्टैंड द बिजनेस, जितना आपको बिजनेस अच्छा पता होगा, बिजनेस के बारे में इतना अच्छा आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो आपको काफी चीजें जो है वो इस फाइनल रिपोर्ट से भी मिल जाती हैं। तो इसमें कुछ कॉर्पोरेट लिहाज से चीजें लिखी होती हैं अपना इमेज बेहतर करने के लिए, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन ओवरऑल अगर आप सब हर चीज को पढ़ लेना तो आप मिस उसमें कुछ नहीं करेंगे। जैसे अबाउट द थीम इस ईयर की थीम जो है, दिस ईयर्स थीम ड्रॉज एन इमेज ऑफ mature tree reflect leadership rooted in character। ये मतलब सारा कॉर्पोरेट स्टफ है इसमें। फिर आगे अडॉप्टेड फ्रेमवर्क में भी कुछ चीजें बताई हुई हैं करते करते। अब ये जो असल रिपोर्ट है ना, यहाँ से देखें, ये कंपनी प्रोफाइल शुरू होता है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम वगैरह ये तो चले इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये की फिगर्स हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू कितना रहा 2025 का, कि कितना रहा 2024 का, उसके मुकाबले में इतना था। ये भी अब रुपीज इन मिलियंस, यानी कि इसके अंदर आगे 60 और मिला लगा लें तो वो टोटल ओवर बिलियंस में चली जाएगी अमाउंट। तो इसमें फिर अर्निंग्स पर शेयर, टोटल इक्विटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिविडेंड पेड, ये सारा कुछ इसकी डिटेल्स जो है ये दी हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने कंपनी का मिशन दिया हुआ है। ये अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है एंग्रो की, उसको समझने के लिए सबसे पहले एंग्रो होल्डिंग है। पहले एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो सबसे टॉप पे होती थी, अब एंग्रो होल्डिंग है जिसने फुली ओन किया हुआ है 100% एग्रो कॉर्पोरेशन में, जिसके अंडर एंग्रो की फाउंडेशन भी आती है और फिर बाकी सारी कंपनीज आती हैं। फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन के पास मसलन एंग्रो पॉलीमर का 56% जो है वो है। और फिर एंग्रो पॉलीमर जो है वो फिर दो सब्सिडरीज जिनकी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है, उन दोनों को होल्ड करती है 100% उसमें। तो ये पूरे ग्रुप का जो भी स्ट्रक्चर है ना, वो इससे पता चल सकता है। फिर इसके बाद कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन से हेड्स वगैरह हैं, उसके नीचे फिर कौन से डिपार्टमेंट्स और क्या क्या आता है, तो वो सारा कुछ है। तो इससे काफ़ी कुछ पता लग सकता है। फिर इसमें सोशल रिलेशनशिप, कस्टमर्स, प्लांट, स्टेक होल्डर्स, इसमें कुछ मिक्स कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन और ये वो उस तरह से दी हुई है। ये फिगर्स वगैरह आपने गो थ्रू हर चीज़ से करना है। अब ये वाली जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वैल्यू चेन में इन्होंने बताया हुआ है रॉ मटेरियल सोर्सिंग, यानी कि इनके जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स इंक्लूड एथिलीन, ईडीसी, वीसीएम एंड नेचुरल गैस। इससे पता चल रहा है कि वो उनकी जो क्रिटिकल जो भी हैं रॉ मटेरियल्स वो क्या, और ये हमारे लिए शेयर होल्डर्स के लिए जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखें अब ये जैसे वार है तो नेचुरल गैस में कोई मसला आता है या किसी और चीज़ में कोई मसला आता है, हम कहीं से सुनते हैं एथिलीन में की सप्लाई कम हो गई है या ये, तो उससे साफ पता लग जाएगा कि ये इसका इफेक्ट इस कंपनी पे भी आएगा। नेचुरल गैस अगर पाकिस्तान में आनी बंद हो जाती है, बाहर से इंपोर्ट होना,
या इनको डायरेक्टली नहीं मिल रही, इनके जो लोकल जिनके साथ है वो नहीं मिल रही, उससे भी फिर इनको मसला आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, फिर फिनिश गुड्स जो ये बनाते हैं, क्योंकि ये B2B स्ट्रक्चर पे यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, तो ये कस्टमर्स के लिए नहीं बनाते बल्कि दूसरे कंपनीज में के लिए बनाते हैं। जैसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन जो कि बाद में यूज होता है पीवीसी पाइप्स, विंडोज और डोर्स वगैरह बनाने के लिए, उसका बताया हुआ है। फिर कॉस्टिक सोडा जो है ये सोप्स वगैरह में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करती है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अलाइड केमिकल्स, ये सारे इनकी अपनी फिनिश गुड्स हैं। फिर वो आगे वेयर हाउसेज में जाती हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करके कस्टमर्स को जाती हैं। कस्टमर्स जो कि ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर्स एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट, जो कस्टमर्स जो इनके हैं वो फिर खुद बिजनेसेस हैं जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिर ये वही बात पीवीसी पाइप्स, विंडोज, डोर्स, प्रोफाइल्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड डिटर्जेंट्स वगैरह, ये सोडा कास्टिक वगैरह के डिटर्जेंट बनते होंगे। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में भी ये सोडा कास्टिक वगैरह आता है। तो इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये इसमें भी आपको जितना इसको रीड करेंगे ना, हर जगह से आपको कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन ही मिल रही होगी। इसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये वो सारा इसमें डिटेल्स बताई गई है। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन, ग्रॉस सेल्स एंड अदर इनकम, ये फिर अपने वो स्टैट्स पे आ गए। फिर इसी तरह स्पेशली ये जो इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पीवीसी है, पीवीसी का टॉप पीवीसी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ईपीसीएल टू अदर कंट्रीज, यानी कि जिन कंट्रीज को ईपीसीएल एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले वो अफगानिस्तान है। फिर मटेरियल इंपोर्टेड बाय पाकिस्तानी कंपनीज, अब पाकिस्तान की कंपनीज जो कि इनसे लेने के बजाय ईपीसीएल के जिन और कंट्रीज से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो फिर ये हैं। और पीवीसी एंड इंटरमीडिएटरी प्लांट कैपेसिटीज हमें अपनी उन्होंने कैपेसिटीज बताई हैं, ये ऊपर भी बताई हुई थी, इधर भी बताई हैं। इसी तरह कॉस्टिक एंड अलाइड केमिकल्स में फिर इन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारी लोकल मार्केट में कौन कौन से शहर जो हैं वो उधर ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकती हैं। मसलन कॉस्टिक सोडा में कराची, फिर हब हैदराबाद, ये शायद उन्होंने उसी लिहाज से लिखा होगा जो सबसे ज़्यादा बिकती है, फिर उसके बाद इस तरह जो इनके कस्टमर्स हैं। फिर प्योर ऑक्साइड के नाम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो इनकी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स बताई हुई हैं। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, थिंक पीवीसी, फिर कोर वैल्यूज, बिजनेसेस की जो एसोसिएशंस होती हैं उनके साथ जो जिन जिन ग्रुप्स में ये शामिल है या उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी डिटेल्स। और ये जितना आप नीचे पढ़ते जाएंगे, ये अब डिफरेंट इनके जो अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस मिली हैं, इवन यहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि ये मसलन जो पीडीए वगैरह है या ये एटीडी एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, या ये डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं, ये किन किन इंडस्ट्रीज़ को देख रही हैं और ये वो। ये अब ज़ाहिर है पहली दफ़ा में आप जब रिपोर्ट पढ़े होंगे तो आपको इतना वो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये ईयर टू ईयर आपने सारा कुछ पढ़ के तो उस बिजनेस के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं आपको फिर इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है। ये फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है एक, जो कि डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए होता है। उसमें कुछ सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स भी होते हैं और वैसे अनरिलेटेड मेंबर्स भी होते हैं जिनका अपना स्टेक वगैरह नहीं होता, तो ताकि वो डिसीजन मेकिंग भी कुछ फेयर रहे। तो ये वो हो गए। फिर उसके बाद जो मैनेजिंग टीम होती है जो असल में मैनेज कर रही होती है, उसमें सीईओ वगैरह और फिर बाकी सारे जो भी उनके होते हैं डिजिग्नेशंस, फिर ये वो उनकी डिटेल्स है। इनके पोर्टफोलियो से भी मसलन किसी एक बंदे को भी पकड़ लें आप और उसका देखें कि वो उसका पहले उसने कहाँ का काम किया है। स्पेशली अगर कोई सीईओ वगैरह है तो वो इससे पहले किन कंपनीज को मैनेज करता रहा है या उसका कितना एक्सपीरियंस है, और अगर वो चेंज होता है जो तो नया बंदा आता है तो उसका कितना एक्सपीरियंस है, उससे भी कंपनी की डायरेक्शन का थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर ये मतलब बिजनेस के बारे में जो कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स होती है ना, सबसे ज़्यादा सही समझने के लिए वो, अब ज़ाहिर है हर चीज़ तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स है ना वो उस इंडस्ट्री को समझने के लिए आप इस पूरी उसको पढ़ेंगे। फिर इसकी जो राइवल कंपनीज हैं जैसे लोटे का
केमिकल है और काफ़ी ज़्यादा केमिकल की पाकिस्तान में है, तो उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ें। फिर आप एक ख़ास किसी भी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन सारी कंपनीज़ की रिपोर्ट्स वगैरह को पढ़ेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ों की समझ आने लग जाएगी। यानी कि ये तो अगर हम सिर्फ इन चीज़ों को देखें तो ये थोड़ी-सी वो क्या कहते हैं उसको सतही बात हो जाती है कि हम चले ठीक है इसके फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। लेकिन अगर असल में बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना है तो वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करते हैं, उसकी सप्लाई डिमांड का क्या चक्कर होता है, क्या चीज़ें उसकी सप्लाई डिमांड पे अफेक्ट करती हैं रॉ मटेरियल की, फिर उसके बाद इनकी एंड प्रोडक्ट्स की सप्लाई जो है वो ये कहाँ करते हैं और उसकी डिमांड कैसी रहती है, और ये सारी चीज़ें जो मार्केट में जंगें वगैरह हो रही होती है या कुछ और हो रहा होता है उसका क्या असर होता है। तो जब आपको ये सब कुछ पता होगा तो फिर इकोनॉमी के जो डाउन टर्न्स होते हैं या मसलन कोई जंग आ गई या कुछ और हो गया तो उसका भी आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाती है कि उसका अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा। इसमें अगर हम सबसे ऊपर चले जाएं तो ये जो फाइनल रिपोर्ट थी इसके अंदर चेयरमैन रिव्यू भी था और फिर सीईओ स्टेटमेंट भी थी, जबकि ये जो क्वार्टरली रिपोर्ट थी इसमें सिर्फ जो है वो डायरेक्टर्स जो था ना रिव्यू वही था। तो इसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा डिटेल्ड ये चीज़ें तो इसमें हमने मेनली 4 चीज़ें कवर की हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। इसमें सबसे पहले एक एग्ज़ीक्यूटिव का मैसेज होता है, उसमें एग्ज़ीक्यूटिव कोई भी हो सकता है, सीईओ हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है या फिर कंपनी का चेयरमैन हो सकता है या कोई और टॉप एग्ज़ीक्यूटिव हो सकता है, जिसके मैसेज में एक तो कंपनी की करंट सिचुएशन होती है। अगर वो लॉस में भी जा रही है तो उसने ज़ाहिर है वो सारा कुछ बताया होता है कि किस वजह से जा रही है। आगे के प्लान्स बताए होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको देख के आपको पता चल सकता है कि आपको पॉजिटिविटी कितनी हद तक रखनी चाहिए। ज़ाहिर है उसके साथ-साथ क्योंकि वो अंदर का एक बंदा बात कर रहा है, तो कभी-कभी वो जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन जैसा कि हमने ईपीसीएल की रिपोर्ट देखी, तो वो बड़ी रियलिस्टिक किस्म की उन्होंने फ्यूचर बताई थी, प्रेडिक्शन कि अभी कंपनी जो है वो इतने जल्दी एक्सपेक्ट ना करें कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगी, और इसी तरह हुआ था। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक मैसेज, उसकी बेस पे आप फिर फ्यूचर के कर सकते हैं प्लान्स। मसलन अगर स्टॉक्स कुछ पड़े हुए हैं तो और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल रुक जाएं, या इस तरह या अगर थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो बढ़ा लें, और इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, वो कंपनी के बारे में बड़ा कुछ बता देती हैं। करंट क्वार्टर और लास्ट ईयर का वही क्वार्टर जो है उसकी थोड़ी सी कंपैरिजन होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हिस्टोरिक डाटा देखें, तीसरी चीज़, तो वो आपको ओवरऑल कंपनी का ट्रेंड बता देता है। कंपनी जो काफ़ी अरसे से पॉजिटिव में थी, अभी अचानक से नेगेटिव में चली गई है, तो उसमें फिर ये देखना फर्दर बहुत ज़रूरी होता है कि ये कोई टेम्प्रेरी चीज़ है या टेम्प्रेरी इस सीज़न में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ये नीचे चला गया है उसका प्रॉफिट, और ये टेम्प्रेरी चीज़ है, या फिर कंपनी का मॉडल ही या मैनेजमेंट में कुछ ऐसा मसला आ गया है या कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई, थोड़ी सी कंपनी को हार्डशिप आ रही है, कोई और कंपेटिटर उसको हार्ड टाइम दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें देख के तो उससे काफ़ी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसमें फिर हिस्टोरिक डाटा फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो उसका ट्रेंड बता रहा होता है। एक कंपनी जो कि 10 साल से पॉजिटिव में है और अचानक नेगेटिव में जाती है, तो चांस ज़्यादा यही होता है कि कोई टेम्प्रेरी चीज़ हो, और उसको फिर बाकी चीज़ों को देख के फिर उसके बेस पे आप फिर फैसला कर सकते हैं, हिस्टोरिक डाटा को भी देख के। और फिर उसमें भी फिर वो जो करंट जो मैसेज है ऊपर जिसकी बात की है, वो भी फिर उसमें इम्पोर्टेंट होता है। और फिर वो लास्ट में चौथी चीज़ जो एनुअल रिपोर्ट में सारी चीज़ें होती है, उसमें कुछ जो करंट फाइनेंशियल्स के लिहाज से तो आपको बड़ी इरेलेवेंट लगेंगी, लेकिन उसमें कंपनी कैसे काम करती है, कहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स करती है, कौन सा रॉ मटेरियल उसको चाहिए होता है, कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है, कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ पे बेचती है, इन सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, जितना ज़्यादा उस बिज़नेस को अंडरस्टैंड करेंगे, ज़ाहिर है आपको उतना ही फिर आसानी होगी आगे के डिसीजंस करने में। हर तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन में फिर आपको पता चलता रहेगा कि अगर कोई वार की सिचुएशन है या कोई और सिचुएशन है, उसमें कोई ख़ास रॉ मटेरियल का शॉर्टफॉल आ जाता है, तो फिर उस केस में आपको पता होगा कि इस कंपनी पे असर पड़ता है। फिर इसी तरह मार्केट्स जो हैं वो
उसमें अगर ग्रोथ कम हो जाती है, तो मसलन सीमेंट वगैरह का आपको पता होगा कि ये कम यूज़ होगा, तो इस तरह की चीज़ें आप सारी जो हैं वो आपको उस फाइनल रिपोर्ट से और फिर आगे पीछे और ज़्यादा मटेरियल पढ़ने से कंपनी के बिज़नेस के बारे में ज़्यादा आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी बेस पे आप रीड भी कर सकते हैं रिपोर्ट्स को और उसके बेस पे फिर आगे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आगे आपके फर्दर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो वो भी सेंड कर सकते हैं, और बाकी कमेंट्स पे आपके दूसरे क्वेश्चंस जो भी हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो सेंड कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा।